प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र में का पहला अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय और केंद्रीय समस्याओं के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। अर्थ तो देखो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करता है। उन आर्थिक क्रियाओं का करने का एकमात्र उद्देश्य होता है धन प्राप्ति। धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति सारे कार्यों को करता है। अब इसमें जो है अर्थात धन अर्जित करने का के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं या वो दो तरह की होती हैं। पहला होता है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा होता है अनार्थिक क्रियाएं। पहला होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया देखो आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जहां से व्यक्ति अपने सीमित साधनों के प्रयोग करके जो है धन को कमाता है। अर्थात जो व्यक्ति के पास सीमित साधन होते हैं, सीमित साधन का प्रयोग करके धन कमाता है। अर्थात जब व्यक्ति अपने सभी साधनों का प्रयोग करता है और उस प्रयोग के फलस्वरूप जो अर्जित होती है उस धन, वही वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। दूसरी है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया अर्थात व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्यों के अपने साधनों का प्रयोग भी करता है, लेकिन उसमें धन का अर्जन नहीं होता है, अर्थात धन प्राप्ति नहीं होती है। जैसे मंदिर में जाकर के पूजा करना। फिर है अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। दूसरा, पहला है अर्थशास्त्र का अर्थ, दूसरा है अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है कि किन किन कारणों से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। मूल कारण तो कारण में पहला है चयन की समस्या। पहला क्या है? चयन की समस्या। तो देखो व्यक्ति के पास आवश्यकताएं बहुत ही अधिक होती हैं और उन आवश्यकताओं में व्यक्ति आवश्यक आवश्यकताओं को का चयन करता है कि कौन सी आवश्यकता उसकी सबसे अनिवार्य है। तो उसका कारण यह है कि पहला होता है साधन दुर्लभ होते हैं। साधन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। साधन दुर्लभ होते हैं। तो दूसरा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। जो भी साधन होते हैं उनका साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। वैकल्पिक प्रयोग होता है। उन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। और तीसरा है मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं असीमित। मनुष्य की इच्छाएं असीमित। तो इस तरह से देखिए कि चयन की समस्या में जो भी साधन होते हैं दुर्लभ होते हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं या कह सकते हैं
कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। तो पहला होता है मनुष्य के पास साधन सीमित होता है। साधन सीमित होता है तथा आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आवश्यकताएं असीमित होती हैं। असीमित होती हैं। सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाए, कैसे किया जाए कि मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि मिले। अधिकतम क्या हो? संतुष्टि मिले। इस तरह से निष्कर्ष रूप में अर्थशास्त्र का अर्थ हो गया कि मनुष्य के पास साधन सीमित होता है तथा आवश्यकताएं असीमित होती हैं। सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति किया जाए कि मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि मिले। इस तरह से हमने देखा कि अधिकतम जब संतुष्टि प्राप्त कैसे किया जाए, यही हमारा अर्थशास्त्र बताता है। और इसमें होती है चयन की समस्या। दूसरा होता है साधनों की समस्या। तो जो साधन होते हैं वो साधन अर्थात किसी भी वस्तु के उत्पादन में साधनों का प्रयोग होता है। अर्थात किसी भी वस्तु के उत्पादन में 5 फैक्टर्स या 5 साधनों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। जो ये साधन होता है इसको उत्पत्ति में जो पहला साधन होता है, जो साधन का पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी और चौथा होता है संगठन और पांचवा होता है साहस। इस तरह से ये जो 5 जो साधन होते हैं, ये सब के सब साधन सीमित होते हैं। अर्थात भूमि भी सीमित होती है, श्रम भी सीमित होता है, पूंजी भी सीमित होती है, संगठन और साहस। तो यही तो यहाँ हम भूमि के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। भूमि क्या होती है? अर्थात सामान्य तौर पर भूमि का अर्थ लोग मिट्टी से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र में भूमि से तात्पर्य होता है प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली, प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली वे
समस्त जो प्रदान की जाने वाली समस्त संसाधन जो मनुष्य को निःशुल्क मिलती है, भूमि कहलाती है। अर्थात जो भी साधन चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, प्रकाश हो, जल हो, सबको भूमि के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होता है श्रम। श्रम उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन होता है। तीसरा है पूंजी। पूंजी उत्पादन का प्रमुख साधन तो है, लेकिन यह साधन निष्क्रिय होता है, क्योंकि पूंजी को जब तक श्रम लगा करके किया नहीं जाएगा तो पूंजी किसी भी तरह का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगी। फिर है, अब हम अर्थशास्त्र के अर्थ के विषय में देख लिए थोड़ी। अब हम देखेंगे क्या कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। प्रकृति तो यहां देखा है, अर्थशास्त्र की प्रकृति में यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। तो हम जो है विज्ञान और कला दोनों की परिभाषाओं के विषय में यहाँ देख करके पता करेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। तो पहले हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा, कि हम मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है तो कैसे विज्ञान है? तो विज्ञान की परिभाषा होती है किसी भी वस्तु के संबंध में, किसी भी वस्तु के संबंध में क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा कला की भी परिभाषा लिख करके फिर हम अर्थशास्त्र के विषय में बताएंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है कि कला। मनुष्य की वह कृति, मनुष्य की वह कृति जो जीवन को आनंदमयी बनाता है। क्या बनाते हैं? आनंदमयी बनाता है, वही कला होता है। बनाता है कला। कला कहलाता है। अब देखो, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। तो यहाँ आपने देखा कि किसी भी वस्तु के संबंध में क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अभी हमने पहले बताया कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में 5 फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। वो जो होता है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी,
चौथा होता है संगठन, फिर पांचवा होता है साहस। अभी इनके विषय में हमने बताया भूमि क्या होती है, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो देखें, यदि इसमें क्रमबद्धता ना हो, अर्थात व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन करने जाता है तो पता चलता है कि उसके पास भूमि नहीं है, पहले वो श्रम करना शुरू किया तो श्रम कैसे करेगा, अर्थात जब सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है भूमि की, फिर भूमि पर जाकर के श्रम करने का प्रयास करेगा, जब श्रम करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए व्यक्ति को पूंजी चाहिए। अब इन तीनों के बाद जो है व्यक्ति में संगठन होना चाहिए। किसी भी वस्तु के उत्पादन में बिना संगठन के किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता, और फिर साहसी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, इन पांचों फैक्टर्स जो हैं ये क्रमबद्ध हैं, सुसंगठित हैं, इनको सुव्यवस्थित किया जाए तभी जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है, अर्थात विज्ञान के नियमों के अनुसार ही अर्थशास्त्र चलता है। दूसरा, अब आइए कि अर्थशास्त्र, दूसरे अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है या कला है। तो कला की परिभाषा होती है मनुष्य की वह कृति जो जीवन को आनंदमय बना दे, वही कला होता है। तो देखें, अर्थशास्त्र में जैसे परिभाषा में अभी हमने आप लोगों को बताया कि मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं। मनुष्य के पास साधन क्या होते हैं, सीमित। साधन जो है मनुष्य के पास, और आवश्यकता जो है असीमित होती है। साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित। तो जब सीमित साधन से हम असीमित आवश्यकताओं में इस तरह का मेल ना करें तो हमें या व्यक्ति को या मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं तुमको कि एक कोई बालक है, घर से निकलता है, उसके पेरेंट्स उसको 10 रुपए दे देते हैं, अर्थात उसका वो साधन हो गया 10 रुपए। अब उस बच्चे के दिमाग में आता है कि अब करेंगे क्या, तो सोचता है कि चलो हमारे अन्य मित्र जो है रोज कुछ न कुछ खिलाते थे, आज चलते हैं और हम बच्चों को कुछ खिला देंगे, ताकि ये न सोचें बच्चे या लोग ये न सोचें, हमारे सहपाठी ये न सोचे कि केवल ये खाता ही है। फिर 10 मिनट के बाद सोचता कि साइकिल से आता है तो 10 मिनट के बाद सोचता कि यार हम 10 रुपये हम अब हमेशा अपने पास रखेंगे कि बीच में इन केस यदि साइकिल खराब हो जाती है तो हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, हम साइकिल बनवा लेंगे। तो अब साधन एक ही है और ये आवश्यकताओं की क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। पहले उन्होंने कहा मित्रों पर खर्च करेंगे, दूसरा सोचा पॉकेट मनी के रूप में या बैलेंस के रूप में रखेंगे, बचत के रूप में रखेंगे। फिर उसके दिमाग में आता है कि हमारे बगल वाला लड़का जो बहुत अच्छा कलम लिया है और उसके कलम की कीमत है 10 रुपए, तो चलो हम खूब अच्छा सा कलम लेंगे और उस कलम से अच्छे ढंग से लिखेंगे। अब वो कलम खरीदने की बात सोचता है। इधर ये विद्यालय पर आता है, टीचर कहते हैं कि ग्राफिक कॉपी खरीद लो। अब लड़का जो है कॉपी खरीदने के विषय में सोचने लगता है कि चलो हम कॉपी खरीदेंगे। फिर यदि इसके पास साधन 10 रुपए है और आवश्यकताएं यहाँ 10, इस तरह से बहुत सारी आवश्यकताएं उसके अंदर उसके मन में उपजित होंगी। तो अब इस सीमित साधन से इस असीमित आवश्यकताओं को किस तरह से वो पूर्ति करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। सपोज करिए कि बच्चा आते ही किया क्या कि 10 रुपए ला करके अपने मित्रों पर खर्च कर दिया, पैसा समाप्त, साधन इनका ये समाप्त हो गया।
क्योंकि इन्होंने मित्रों पर खर्च कर दिया। जब घर से निकलते हैं, ये विद्यालय से जब निकलते हैं, पता चलती उनकी साइकिल खराब हो गई। अब उनके अंदर ये भावना आती है, यार आज हम 10 रुपए बच्चों पर खर्च नहीं किए होते, अपने मित्रों पर खर्च नहीं किए होते, तो हम साइकिल बनवा लेते और पैदल घर तक नहीं जाना होता। फिर कलम, क्लास में देखा कि एक लड़का बहुत अच्छा कलम लेकर के रखा हुआ है, तो दिमाग में आता कि यार हम नाश्ता खिलाए नहीं होते बच्चों को, तो एक अच्छी सी कलम खरीद लेते। फिर उसने देखा या जब सुना कि टीचर ने कहा कि ग्राफ की कॉपी ले लीजिए, और वह कॉपी लेने के लिए जो 10 रुपए चाहिए, क्योंकि वो 10 रुपए जो है ऑलरेडी वो मित्रों पर खर्च कर चुके हैं, इस तरह से इनको संतुष्टि पर्याप्त नहीं मिली। क्यों कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके, हाँ, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि हुआ क्या कि इन्होंने मित्रों पर खर्च कर दिया। तो यही जो है अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है, विज्ञान है कि कला है, तो यही जो है वो सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की जो कला होती है, अर्थशास्त्र हमें बताती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है।